नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव संस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने कल देखा कि क्वेश्चन 34 तक कल हमने कर लिया था और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने देखे। आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं जो कि किस में आता है, मेंस में आता है। और अगर इन क्वेश्चनों में से अगर 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं मेंस में तो वो हमें अटका देंगे। तो हमें इन क्वेश्चनों पर क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि दो मोमबत्ती की लंबाई बराबर है। पहली मोमबत्ती 3 घंटे में पूरी जलती है तब दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ जलाया गया हो और दोनों मोमबत्ती एक दर से जले तो बताइए कितने समय के बाद इन मोमबत्ती की लंबाई के अनुपात 2:1 हो जाएंगे। तो हमारे को अभी यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो फर्स्ट मोमबत्ती है वो कितने घंटे में जलती है, 3 आवर्स में, 3 घंटे में जल जाती है पूरी की पूरी। दूसरी मोमबत्ती क्या कह रहे हैं कि वो 1 घंटे में पूरी की पूरी जल जाती है। हमने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम लिया। क्या लिया? एलसीएम लिया 3 घंटे और 1 घंटे का, तो कितना आया? 3 मीटर। कितना आया? 3 मीटर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मानकर चलते हैं कि माना मोमबत्ती 3 मीटर की है और 3 घंटे में पूरी जल जाती है। इसका मतलब उसकी जो स्पीड है यानी कि चाल है वो क्या है, 1 मीटर प्रति घंटा। क्या है? 1 मीटर प्रति घंटा। दूसरा क्या कह रहा है कि 3 मीटर की मोमबत्ती कितने घंटे में जलती है, 1 घंटे में। इसका मतलब इसकी जो चाल होगी वो क्या होगी, 3 मीटर प्रति घंटा। यानी अब हमारे को आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अभी यहां तक समझ में आया। यहां पर क्या किया है कि घंटे का जो एलसीएम लिया। अब यहां हमारे को ऐसी संख्या माननी है जो कि क्या हो, इससे कट जाए, 3 से और 1 से। हम 1 मीटर भी मान सकते हैं, 2 मीटर भी मान सकते हैं, लेकिन वो आसानी से नहीं कटता है। और यहाँ पर किस में आती है, फ्रैक्शन में संख्या आती है। तो 4 उसकी फ्रैक्शन में आएगी तो हमारा क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए 3 और 1 का हमने एलसीएम लिया, कितना आया, 3 मीटर। अब यहाँ पर क्या किया कि जब 3 मीटर मोमबत्ती 3 घंटे में जल जाती है तो उसकी चाल क्या आती है, 1 मीटर प्रति घंटा। दूसरी का क्या आता है, जब 3 मीटर मोमबत्ती 1 घंटे में जलती है तो क्या चाल है उसकी, 3 मीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि माना जो समय है वो क्या है, टी समय है। टी समय, हमने समय को मान लिया कि वो कितना है, टी है। क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक साथ जला दिया गया, दोनों मोमबत्ती एक दर से जले तो बताइए कितने समय के बाद इन मोमबत्ती की लंबाई 2:1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहला, दूसरा। अब एक बात बताओ मेरे को, हम ऐसे संख्या घटाएंगे इसमें से कि 3 मीटर में से अगर इसकी चाल घटा दें, 1 मीटर प्रति घंटा गुणा टी गुणा एच, हाउस आएगा। यहां पर कितना है भाई, ये 3 मीटर माइनस इसका 3 मीटर गुणा एच गुणा टी गुणा एच, किसके बराबर, 2/1 के हो जाता है। हमने क्या किया, जो फर्स्ट और सेकंड है वहां पर क्या माना, समय टी है। अब 3 मीटर की अगर मोमबत्ती है और ये 1 घंटे में इतना जल जाती है तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि वो कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या माना कि ये मिनट और सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर टी गुणा एच, इसी तरीके से इसकी चाल इसमें से निकाल दी है। अब हम यहाँ से देखो, ये एच से ये एच कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं क्योंकि टी तो हमारे को क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसको क्या करना है, रखना है। यहाँ पर किया तो 3m - 1 टी बराबर
3 दूनी 6m माइनस 6t। इसका क्या, ऐसी कौन सी संख्या कर रहे हैं? 6t माइनस 1t बराबर 6m माइनस 3m, जो t है 5t बराबर 3 बटा 5। एक मिनट, यहां पर कितना बचेगा? 3m बचेगा, यहां पर कितना बचेगा? 5t। एक t बराबर अगर हम निकालेंगे 3 बटा 5 गुणा 60 कर देंगे, तो क्योंकि समय निकालना है और ये समय किस में दे रखा है? हाउस में दे रखा है। हाउस में दे रखा है, इसको मिनट में बदलने के लिए कितने से गुना करेंगे? 60 से गुना करेंगे। 60 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 5 से भाग देंगे कितना आ गया? 12। 3 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कुत्ता तथा एक खरगोश, दो कुत्ता और खरगोश हैं। एक खरगोश का पीछा करता है। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितने समय में कुत्ता 6 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है, तथा कुत्ते की 5 छलांगों की लंबाई खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की तथा खरगोश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हमारे को बात ध्यान देने वाली होती है कि उसने क्या पूछा है, किस किस का अनुपात पूछा उसने? कुत्ता और खरगोश। किस किस की पूछा है? कुत्ता की और खरगोश की छलांग की पूछा है। अब यहां पर देखो, जंप यानी कि छलांग, कुत्ता कितनी छलांग लगाता है? कुत्ता छलांग लगाता है 6। खरगोश कितनी छलांग लगाता है? 7। अब क्या है? छलांग। अब क्या कह रहा है कि 5 छलांगों की लंबाई किसके बराबर है? 6 छलांगों के बराबर है। मतलब क्या है? डिस्टेंस, दूरी का अनुपात इनका क्या है? अगर ये 5 लगाता है तो ये कितना लगाता है? 6। इन दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करवा रहा है। चाल क्या आएगी? क्या करो, इसको इधर गुना कर दो, इसको इधर गुना कर दो। 6 को 6 से गुना किया कितना आया? 36। 7 को 5 से गुना किया कितना आया? 35। आंसर ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या कह रहा है कि कुत्ता और खरगोश, कुत्ता छलांग लगाता है 6 तो खरगोश छलांग लगाता है 7। कुत्ता 5 दूरी तय करता है, 6 छलांग की दूरी, 6 छलांग की लंबाई, लेंथ क्या है उसकी? 5 छलांग की लंबाई, और इसकी खरगोश की कितनी है? 6 लंबाई है, यानी कि 6। इसको आपस में क्या करते हैं? क्रॉस गुना कर लेते हैं। 7 को 5 से किया 35, 6 को 6 से किया 36। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब ये आया किस तरीके से वो देखते हैं। शॉर्ट एक बार लिख लो। अब देखते हैं आगे किस तरीके से आया। माना खरगोश एक छलांग में दूरी तय करता है 1 मीटर। जब खरगोश एक छलांग में 1 मीटर दूरी तय करता है तो खरगोश 6 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा भाई? 6 मीटर। सही बात है।
माना खरगोश एक छलांग में दूरी तय करता है 1 मीटर, तो 6 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा? 6 मीटर। अब देखो कुत्ता 5 छलांग में, कुत्ता 5 छलांग में दूरी तय करता है। अब क्या कह रहा है भाई? 5 छलांग में जितनी दूरी खरगोश तय करता है उतने में, जितने खरगोश 6 छलांगों में दूरी तय करता है उतना कुत्ता कितने छलांगों में दूरी तय कर रहा है? 5 में। यानी कि 6 ये कितना दूरी तय करेगा? 6 मीटर। अब एक छलांग में दूरी तय करेगा कितनी? 6/5 मीटर। ठीक है। अब यहां पर देखो कुत्ता अनुपात खरगोश। अब एक बात बताओ, कुत्ता यहां पर कितनी दूरी तय कर रहा है? कितनी छलांग लगा रहा है कुत्ता? 6। खरगोश कितनी दूरी छलांग लगाता है? 7। जब हमारे को दे रखा है कि कुत्ता की 1 मीटर में छलांग ये, तो यहां पर कितना आ जाएगा? गुना 6/5। और ये दे रखा है कि खरगोश एक छलांग में दूरी तय करता है 1 मीटर, तो इसका मतलब गुना 1। तो यहां से हमारे पास में आ गया कि 36/5, यानी कि ये हमारी क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी 36/5 अनुपात 7। इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर, तो कितना आ जाएगा? 36/35। ये दूरी है, इसका मतलब जो दूरी होगी वही क्या आ जाएगी? उसकी स्पीड होती है। यहां पर 36/5 इस तरीके से ये आया। इतना करेंगे, एक बार देखो, आप करते हैं एक बार दोबारा शॉर्ट में। पूछा क्या है? डॉग और रैबिट, इसका स्पीड पूछा है, स्पीड का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले इनकी छलांग क्या है, जंप क्या है, जंप लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जंप 6/7। फिर इनकी लेंथ, कितनी दूरी तय करता है? 5/6। इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, 36/5 35। इसका क्या आ जाएगा? आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के, यानी जो भार के वर्ग के जो मूल्य है, वो क्या है? समानुपाती है भार का स्क्वायर के। ये बात कह रहा है, देखो किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि मूल्य समानुपाती है भार का स्क्वायर। यदि हीरा गलती से 4 टुकड़ों में टूटता है, कितने टुकड़ों में टूटता है? P1, P2, P3, P4। आगे क्या कह रहा है? तो उनके भारों का अनुपात, उनके भार का अनुपात क्या होता है? 1, 2, 3, 4। उनके भार का अनुपात क्या क्या आ रहा है? 1:2:3:4, जिससे उनके मूल्य पर रुपए 1,40,000 की हानि होती है। अगर मानकर चलो ये हीरा 4 भागों में नहीं टूटता तो कितने किलो का होगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। ठीक है, कितने किलो का होता? 10 किलो का होता। लेकिन ये 4 भागों में टूट गया। किस में टूटा? 1:2:3:4। ये क्या है? इनका भार का रेशो है। किसका रेशो है? भार का रेशो। अब क्या कह रहा है कि उसका मूल्य जो होगा, इसका मूल्य क्या होगा?
भार का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 36। ठीक है, आगे बात कर रहा है इसका टोटल। देखो 36 और 4, सॉरी 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 सॉरी, इसका 16 आएगा। देखो भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 4 20, 20 और 10 30। ठीक है, अगर वो 10 किलो का होता, 10 किलो का होता तो उसका मूल्य कितना होता 100 होता। मूल्य कितना होता 100 होता, होता या नहीं होता उसका मूल्य, उसका मूल्य कितना होता 100 होता। तो यहां पर उसके मूल्य में कितने की कमी आई, ये मूल्य तो निकला है भाई, 10 का स्क्वायर करते तो कितना आ जाएगा 100, क्योंकि यहां पर इसका टोटल वजन, अगर भार उसका 10 किलोग्राम होता जब वो नहीं टूटता तो 10 किलोग्राम होता, 10 का क्या 100, 10 का स्क्वायर क्या कितना हुआ 100, 100 क्या निकला इसका मूल्य निकला, 100 क्या निकला मूल्य निकला। यहाँ पर देखो ये भी क्या है इसका मूल्य है, टोटल मूल्य कितना हुआ 30 हुआ। कितने का इसको नुकसान हुआ 70 रुपए का नुकसान हुआ। वो 70 रुपए का नुकसान नहीं है, उसको नुकसान है कितने का 1,40,000 का। कितने का नुकसान है 1,40,000 का। इसका मतलब 0 से 0, 7 दूनी 14, कितने गुना पर बैठा है 2000 गुना पर बैठा है। तो ये 100 का हम क्या कर देंगे 2000 से गुना करेंगे 2 लाख, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। एक बार दोबारा से समझाता हूं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती होता है। मूल्य क्या है समानुपाती भार का स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि वो गलती से 4 टुकड़ों में टूट गया और किस अनुपात में टूटा 1:2:3:4। जब 1:2:3:4 में टूटा और उसका इनका वजन आ गया, ये क्या है भार आ गया, माना कि 1 किलो का है, 2 किलो का है, 3 किलो का है, 4 किलो का है। इनका हमने स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास में क्या आ गया मूल्य आ गया। क्या आ गया मूल्य। लेकिन अगर वो टूटता नहीं तो कितने किलो का होगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 किलो का होगा। उसका भार क्या होगा 10 किलो। अब क्या कह रहा है उसका मूल्य क्या होगा, उसका स्क्वायर करते तो उसका कितना आता मूल्य आता 100। ठीक है, लेकिन अब टूट गया तो उसका मूल्य कितना आया 30 आया। कितने की कमी हुई यहाँ पर 70 की कमी हुई। 70 की कमी नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 1,40,000 की कमी होती है, उसको नुकसान होता है उसको। तो कितने गुने पर बैठा है 2 गुने पर बैठा है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2000, तो कितना 100 का 100 गुना 2000 तो कितना आ गया 2 लाख रुपए। यानी कि उसका हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है 2 लाख रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि रुपए 34,800 की राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि जब ए को 1 रुपए मिलता है तो बी को 80 पैसे मिलते हैं, लेकिन जब बी को 1 रुपए मिलता है तो सी को 1 रुपए 20 पैसे मिलते हैं। लेकिन जब सी को 1 रुपए मिलता है तो डी को 75 पैसे मिलते हैं। ज्ञात कीजिए कि पूरी राशि में बी का हिस्सा कितना होगा। क्या है बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज लिख रखा है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है। कैसे है आसान देखो, क्या क्या दे रखा है कि भाई ए बी सी और डी इनको पैसे बांट रहे हैं कितने 34,800। अब यहाँ पर इसने हाइड कर रखा है, उनको रेशो है अनुपात है वो क्या कर रखा है छुपा रखा है। देखो एक चीज यहाँ पर बोला है कि जब ए को 1 रुपए मिलता है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, कि जब ए को 100 पैसे मिलता है तो बी को कितना मिलता है 80 मिलता है। मतलब यहाँ पर रेशो कितना आ गया, इसको 5 तो इसको 4, मतलब 5:4।
अब आगे क्या कह रहा है कि जब बी को 1 रुपए मिलता है यानी कि 100 पैसे मिलते हैं तो सी को 1 रुपए 20 पैसे मिलता है। 1 रुपए 20 पैसे यानी कि 120 पैसे। मतलब जब इसको 6 मिलता है तो इसको कितना मिलता है? 5:6। अब अगली बात, जब सी को 1 रुपए मिलता है तो डी को कितना मिलता है? 75 पैसे मिलता है। यानी कि इसको 75 मिलता है तो इसको 60, 25 चौका 100, 25 75। हो गया भाई आसान क्वेश्चन। इसको 4 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है। आप कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो एक चीज मैंने बताई थी कि यहाँ पर पड़ोसी को हम क्या बैठा देंगे? साइड में बैठा देंगे। पड़ोसी साइड में बैठ गया 6। अब देखो 4 यहां पर भी है तो 4 से 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है और 4 यहां पर भी है। तो ये आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। अब इनको क्या कर लो? गुना कर लो। 5 को 5 से गुना किया 25, 5 को 4 से गुना किया 20, 6 को 4 से गुना किया 24, 6 को 3 से गुना किया 18। आ गया। अब इसका हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं। क्या करते हैं? टोटल। कितना आता है? 20 और 25 और 20 45। 45 में 20 जोड़ो, कितना? 45 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 65। 65 में 10 जोड़ेंगे 75। 75 में 10 जोड़ दो दोबारा से। 75 में 10 जोड़ेंगे कितने होंगे? 75 85। 85 में 2 जोड़ दो, कितना आ गए? 87। देखो 8 4 12, 12 और 5 17, 1 2 4 6 8, 87 आ गए। अब ये 87 किसके बराबर में है? किसके बराबर में भाई? 34,800 के 34,800 के बराबर में है। इसका मतलब हमारे पास में 1 की रेशो निकलवा रहा है, 1 की रेशो निकलवा रहा है तो कितना आ जाएगा? 400। 1 की जब रेशो निकलवाएगा तो क्या करेगा? 34,800 में कितने का भाग देगा? 87 का। एक हिंट बताता हूं, यहाँ पर जब भी इस तरीके से दे रखा हो तो उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा इस 7 को ऐसी संख्या से गुना करो कि ये क्या आ जाए? 8 आ जाए। मतलब 7 × 7 7 × 14 7 21 7 चौका 28। इसका मतलब कितने से गुना होगा? 4 से गुना होगा। 87 को 4 से गुना करके देखो 348 आएगा। इसका मतलब 348 कितने बार गया? 400 बार। अब पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा? बी का वैल्यू देखो भाई कितना है? 20 रेशो है तो 1 रेशो का मान 400 तो कितना? 20 रेशो का मान कितना हो जाएगा? 2 को 4 से गुना करेंगे तो 20 को 4 से गुना करेंगे कितना? 8,000 रुपए। ये क्या होगा? उसका आंसर आ गया। है ना भाई आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके डरना मत। यहाँ पर देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है और क्वेश्चन क्या है? छोटा सा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। एक इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश, राजीव तथा मनोज की संपत्तियों में 1 सही 1/2 अनुपात 2 से 1/2 अनुपात 4 का अनुपात है। मनोज अपनी संपत्ति का 1/3 भाग राकेश को बेच देता है। क्या करता है कि जो मनोज है वो अपनी संपत्ति का 1/3 भाग राकेश को बेच देता है। राकेश ने 96 हेक्टेयर 96 हेक्टेयर जमीन राजीव को बेच दिया। अब यदि तीनों के पास बराबर संपत्ति रह जाती है तो राकेश के पास प्रारंभ में कितने हेक्टेयर की संपत्ति थी? अब किस किस की बात कर रहा है? ये राकेश की बात कर रहा है, राजीव की बात कर रहा है और मनोज की बात कर रहा है। तीनों की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन को यहाँ से 1 से 1/2 नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा किसको? 3/2। कितना लिखूंगा? 3/2। 2 से 1/2 को 2 से ही बदली 5 सही 5/2 और 4। ये मैंने
लिख लिया, क्वेश्चन में जो बोला मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर इसको मैं सोल्व करता हूँ, अनुपात लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आता है मेरे पास में अनुपात आएगा 3, 5, 8। अनुपात लेना आपको बताया था कि जब भी संख्या भिन्न में हो तो नीचे की संख्या का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर के और उसको सरल कर लेते हैं। क्या यहाँ पर हमारा रेशो कितना आ जाएगा 3:5:8 आ जाएगा, 3, 5 और 8। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मनोज ये रहा अपनी संपत्ति का 1/3 भाग राकेश को बेच देता है। अब मानकर चलो 8 से ही 8 गुना 1/3 निकाले, 8 का 1/3 निकालेंगे तो क्या ये पूरा भाग जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, जब भी हमारे पास में एक क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम इस पूरी संख्या को ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि इसमें पूरा भाग चला जाए। मतलब नीचे कितना है 3, तो इस 8 को ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि उसमें 3 का पूरा भाग चला जाए। तो पूरा भाग जाने के लिए इसको कितने से गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं। कितना हो गया, ये 9, ये 15 और ये 24 हो गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब 1/3 मनोज 1/3 बेचता है, मनोज कितना बेचता है गुना 1/3 यानी कि 8 आ गया। मनोज 1/3 भाग राकेश को बेच देता है, ठीक है। जब राकेश को 1/3 भाग बेचेगा, मनोज बेच रहा है, तो इसके पास में कितना हो जाएगा 24 में से -8 कितना 16 और इसके पास कितना बढ़ जाएगा 8 बढ़ जाएगा। मानकर चलो कितना हेक्टेयर है वो 24 हेक्टेयर, 24 हेक्टेयर का 1/3 कितना 8 तो इसके पास में जब 8 निकल जाएगा तो कितना 16 बचा। इसके पास जब 16 बचेगा तो इसके पास +8 करेगा, मतलब कितना 17। अब यहाँ पर देखो उसने क्या कहा, एक बात कही कि जब 96 हेक्टेयर जमीन राजीव को बेच दिया तो तीनों के पास बराबर संपत्ति रह जाती है। यानी कि तीनों के पास में क्या संपत्ति रह रही है, बराबर संपत्ति रह रही है यहाँ पर। यानी तीनों के पास में देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि तीनों के पास में जो संपत्ति है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब जो मनोज है जो 16 हो गया, यानी वो तो फिक्स हो गया। इसके बाद अगर कुछ होगा कमी, ना कुछ कमी होगा ना कुछ ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या आया है, सबको क्या करना है 16 बनाना है। जब ये यहां से एक किसको दे देता है, राजीव को देता है, कितना +1। जब इसमें +1 करेंगे कितना आ जाता है 16 और इसमें से कितना गया है -1 हुआ है, -1 हुआ, इसका मतलब 16। देखो तीनों हो गया 16 16 16। लेकिन ये एक रेशो किसके बराबर है 96 हेक्टेयर के बराबर। क्या कह रहा है उसमें कह रहा है कि जो राकेश है 96 हेक्टेयर जमीन किसको बेच देता है, राजीव को बेच देता है। यानी यहां से देखो एक कम किया तो इसमें किसमें जुड़ेगा, राजीव में जुड़ेगा, यानी +1 होगा और इसमें से क्या होगा कम होगा। तो यहां से हमारे को क्या कह रहा है कि एक रेशो बराबर कितना है 96 हेक्टेयर। कितना है 96 हेक्टेयर। अब पूछ किसकी राय है भाई बताओ। तो राकेश के पास प्रारंभ में कितना रेशो है भाई 15, सॉरी ये तो राजीव का हो गया, सॉरी ये राजीव का हो गया। राकेश के पास प्रारंभ में कितना रेशो है, राकेश के पास में है 9 रेशो। एक रेशो का मान कितना 96, तो 9 रेशो का मान कितना है 96। 9 गुना 96, 9 6 की 54, 5 9 9 81, 81 और 5 86। यानी कि प्रारंभ में उसके पास में कितनी जमीन थी 864 हेक्टेयर। कितनी जमीन 864 किसके पास में, राकेश के पास में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेल की प्रथम श्रेणी व दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है और यात्रियों का अनुपात 1:40 है।
यदि एक दिन का, सॉरी यहां पर एक दिन का कुल किराया 1100 रुपए प्राप्त हुआ तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है कि प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी या द्वितीय श्रेणी, दूसरी श्रेणी क्या कह रहा है, किरायों का अनुपात। फर्स्ट हमको दे रखा है, किसका दे रखा है कि पहला क्या है, किरायों का अनुपात। जब किरायों का अनुपात दे रखा है तो ये हमारा किराया कितना अनुपात है भाई, ये 4 है तो ये कितना है 1। यानी प्रथम श्रेणी का 4 रुपए किराया है तो दूसरी श्रेणी का कितना रुपए किराया है, 1 रुपए किराया है। आगे चलते हैं। आप क्या कह रहा हो, यात्रियों का अनुपात। ये क्या है, यात्री कितने आते हैं, अगर वो एक प्रथम श्रेणी में 1 आते हैं तो दूसरी श्रेणी में कितने आते हैं 40। पहली श्रेणी में 1 आदमी यात्रा करता है तो दूसरी श्रेणी में कितने आदमी यात्रा करते हैं, 40 आदमी यात्रा करते हैं। आगे अगर कुल किराया एक दिन का कुल किराया निकालना हो तो क्या करते हैं भाई, मानकर चलो इस पेन की रेट है 5, ठीक है, और मैं ऐसे 5 पेन लेकर आना चाहता हूं। एक पेन की रेट है कितनी, 5 पेन लेना चाहता हूं तो कितने हो गए, 25 रुपए हो गए। जब एक आदमी का किराया कितना है, 4 रुपए है और एक ही आदमी यात्रा कर रहा है तो कितने रुपए हो गए उसके, एक आदमी से कितना रुपए प्राप्त हुआ, 4 रुपए प्राप्त हुआ। दूसरी श्रेणी में किराया है 1 रुपए लेकिन यात्री कितना जा रहा है उसमें 40, मतलब यहां से कितना 40। अगर इसको हल करते हैं तो 1 10 रेशो में बांट लिया इसको, 4 एकम 4 और 4 दे 10। इन टोटल कितने होते हैं 11 रेशो। कितना रेशो, 11 रेशो। 1 + 10 11 रेशो। ये 11 रेशो नहीं है, कितना है ये 1100 है। यानी कि 1 रेशो बराबर कितना हो गया 100। 1 रेशो बराबर कितना हो गया 100। क्या पूछ रहा है, प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया। जब प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया, प्रथम श्रेणी का किराया रेशो कितना है 1 रेशो, मतलब इसको कितने से गुना करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो इसका जो किराया होगा वो क्या होगा, प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया कितना 100 रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। 2 तार जो कि एक ही पदार्थ के बने हैं उनके प्रतिरोध बराबर हों तथा त्रिज्याओं का अनुपात 9:8 है। त्रिज्याओं का अनुपात क्या है भाई, यहाँ पर 9:8 है। यदि एक तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर रही है तो बताइए दूसरे तार की लंबाई क्या होगी। यहां पर हमारे पास में क्या कह रहा है कि तार का जो प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती है, लंबाई के समानुपाती है। किसके समानुपाती है, लंबाई के समानुपाती है। दूसरा कह रहा है कि जो प्रतिरोध है वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है इसका मतलब 1/r²। यहां से हम क्या कर सकते हैं, r बराबर या r समानुपाती है l/r²। कह सकते हैं ये वाली बात हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, उनके प्रतिरोध बराबर हों। उनके प्रतिरोध देखो, अगर पहले तार की बात करूं मैं
तो R1 बराबर ये लिख सकता हूँ L1 बटा R1 का स्क्वायर। दूसरे की अगर बात करूं तो ये लिख सकता हूँ L2 बटा R2 स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर प्रोपोर्शनल टू। अब क्या कह रहा है, उसने कह दिया कि R1 बराबर R2, यानी कि उसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, बराबर है। जब प्रतिरोध बराबर है तो इसका मतलब L1 बटा R1 का स्क्वायर बराबर L2 बटा R2 का स्क्वायर। आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि L1 बटा L2 बराबर R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा बड़ा लिखते हैं। क्या कह रहा है कि R1 बराबर क्या है, R2 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। L1 बटा R1 का स्क्वायर बराबर L2 बटा R2 का स्क्वायर। अब क्या किया, यहां से L1 का बटा L2 और R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर। हम यहाँ पर हमारे को मान दे रखा है और एक में रेशो दे रखा है, वो निकालते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोई भी एक, किसी एक की लंबाई उसने दे दी। मान लेते हैं वो लंबाई किसी की है, L1 की है, तो कितना लंबाई है 164 सेंटीमीटर। L2 बराबर एक का स्क्वायर दे रखा है, कितना है, और रेशो दे रखा है त्रिज्याओं का 9:8। तो 9 अनुपात इसका 9 का स्क्वायर कितना 81 और 8 का स्क्वायर कितना 64। ये कहां से आया, 9 का स्क्वायर, और ये कहां से आया 8 का स्क्वायर। और ये क्या दे रखा है हमारे को, अनुपात दे रखा है त्रिज्याओं का। R यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो L2 बराबर क्या आ जाएगा, 164 गुना, सॉरी ये 162 है, सॉरी ये कितना है, 162 है। दे रखा है यहाँ पर कि L1 किसी एक की, यदि एक तार की लंबाई क्या है 162 है, मैंने गलती से 164 लिया था, 162 है। 162 बटा L2 बराबर 81 कहां से आए, 9 का स्क्वायर, और 64 कहां से आए, 8 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि त्रिज्या फर्स्ट, R1 यहाँ पर क्या है 9 और R2 बराबर क्या है 8। ठीक है, 164 गुना, सॉरी 162 गुना 64 बटा 81। L2 का मान यहां से एक कितने बार गया, 2 बार, यानी L2 का कितना आ गया 128 सेंटीमीटर। यहां पर L का मतलब है लंबाई, R का मतलब है त्रिज्या, और बड़े R का मतलब है प्रतिरोध। उसने साफ साफ कहा है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। तो इसको R को किससे मैंने व्यक्त किया, और प्रतिरोध को किससे व्यक्त किया, कैपिटल R से, लंबाई किससे, कैपिटल L से। प्रतिरोध समानुपाती लंबाई। दूसरा, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या क्या है यहाँ पर, R। इन दोनों से मैंने निकाला कि प्रतिरोध समानुपाती है L बटा R स्क्वायर के। तो इसमें पहले लिया, पहला प्रतिरोध माना मैंने, पहला प्रतिरोध क्या है, L1 बटा R1 का स्क्वायर। दूसरा क्या है, L2 बटा R2 का स्क्वायर। यहाँ पर इसने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि यहाँ पर उसकी त्रिज्याएं क्या है, उस पर प्रतिरोध क्या है, उनके प्रतिरोध, ये देखो उनके प्रतिरोध बराबर हो, उनके प्रतिरोध क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर इन दोनों क्या करते हैं, L1 बटा R1 का स्क्वायर बराबर L2 बटा R2 का स्क्वायर, वही मैंने किया है। यहाँ पर क्या किया, मान रख दिया कि L1 की वैल्यू कितनी है 162 बटा L2 बराबर, ये 81 कहां से आया, रेशो दे रखा है हमारे को 9:8, त्रिज्याओं का रेशो दे रखा है। तो R1 का ले लिया हमने 9 का स्क्वायर कितना 81 और 8 का स्क्वायर कितना 64। L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 सेंटीमीटर। उतारो,
इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है। ये आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। क्वेश्चंस के केवल क्या दिया हुआ था आज के क्वेश्चंस में, लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ था। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे थे, लेकिन उनका सॉल्यूशन क्या था, बहुत छोटा छोटा था। तो इसीलिए हमारे को लैंग्वेज से डरना नहीं है। लैंग्वेज से क्या करना है, उसको देखना है अच्छे से कि क्या कह रहा है। जैसे जैसे वो कहता जाता है उसी हिसाब से क्वेश्चंस को करते जाइए, क्या होता जाएगा, अपना आसान हो जाएगा।